हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल, आपके चैनल, हम सबके चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज, ठीक है, ये वो सीरीज है जहां हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, हम उसी पे बात करते हैं, उसी को पढ़ते हैं और उसको बहुत डीप रूटेड जाके हम उसकी स्टडी करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इस सीरीज में हमने क्या किया है कि एफ ब्लॉक चैप्टर से, ठीक है, इन टॉपिक को उठाया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कलर एंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेंचिंग ऑफ लेंथेनाइड। ये टॉपिक बड़े ही कंफ्यूजिंग है, उसके बावजूद ही हर साल आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। तो इस जितनी जो भी लेक्चर ये है, जितनी भी टाइम का ये लेक्चर है, इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको कंप्लीटली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5 सेकंड में लिखना सिखा दूंगा। चाहे इसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, वो भी 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको लिखना सिखा दूंगा। इसका कलर है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये तो आप देखते ही बता दोगे कलर। और जहां तक मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है, वो आपको 1 मिनट के अंदर इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल दोगे। चाहे वो आपको स्पिन ऑर्बिटल वाला हो, स्पिन ऑर्बिटल वाला तो फिर बच्चों वाला तो वो तो 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो, लेकिन जो आपको ऑर्बिटल कपलिंग के साथ जो आता है म्यू जे, उसको निकालने में लोगों को 5-5, 7-7 मिनट टाइम लग जाता है। मैं आपको विद इन 30 to 40 सेकंड आपको निकालना सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेंचिंग, लोगों को यही पता नहीं कि आखिर इतनी सारी चीज़ें हो क्यों रही है, तो ये इन सब का जो रीजन है वो है क्वेंचिंग। जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको आपके लिए सारी चीज़ें समझना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कलर, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेंचिंग ऑफ लेंथेनाइड्स, ठीक है। चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप के किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपीएचईएससी हो या इस टाइप के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने यूपी पीजीटी या किसी भी इधर पीजीटी या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली और ये CSIR, गेट, JRF, जैम किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ, ठीक है। ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSIR ये से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए, और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करते हैं लेंथेनाइड्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइड्स की। अगर लेंथेनाइड की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनके एटम्स के बारे में लिखना होगा कि भाई ये सीरीज में है कौन कौन। देखिए, इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लेंथनम है, उसके बाद सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गद गद तब्दिल हुआ, इधर तुम ये भी लूट गए। तो ये एक बहुत आसान सा ट्रिक है, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा होगा। इसमें ऐसे करने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करे। तो बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं।
तो इसको बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहली बात है इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। इस ट्रिक को आपको इस ट्रिक में ऐसा कुछ है ही नहीं जो परेशान हो आप, ठीक है। बहुत आसान है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, युग गदगद तब दिल हुआ। आपको पता है लेंथनम जो हो गया आपको यहाँ पर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ठीक है। यहाँ तक चलिए ठीक है। आपको ये तो खैर सबसे पहले आपको याद रखना है। देखिए बच्चे लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको बड़ा ध्यान देना होगा, ठीक, रिलैक्स हो जाइए। आपको पता होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आपको 6s के दो अंदर जाता है 4f से एक फिर ऊपर आते हैं 5d और 5d से फिर ऊपर आते हैं 6p। आप मेरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर्च कीजिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा रखा है पूरे के पूरे टॉपिक का। आप सर्च कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय पीके सिद्धांत, तो आपको दिखेगा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पढ़ा है कि किसी भी एटम का आप विद इन सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए तो 6s 4f 5d 6p आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 6s में आता है, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं देखिए ना, यही आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 2s 2p, 3s 3p, 3d, 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, 5d और ये क्या हो गया 5f, फिर 6s 6p, 6d और 7s 7p। यही तरीका था ना, याद कीजिए। तो बचपन से आप लोग इस प्रोसेस को पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जरा गौर से देखिए, क्या है भाई 6s, ये देखिए 6s से पीछे आपको ऐसे ना, ऐसे बढ़ के पीछे जाते हैं, ऐसे बढ़ के पीछे जाते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों ने बचपन से देख रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ बढ़े 6s से गए पहले कहाँ 4f, फिर 4f बाद कहाँ आए 5d और 5d बाद कहाँ आ गए 6p। देखिए ये है ना, देखिए ना 6s पीछे जाइए 4f से फिर कहाँ 5d और 5d से कहाँ फिर 6p। इसका मतलब ये है कि 6s से 4f से 5d और 5d से 6p। लेकिन चूंकि f ब्लॉक है तो f ब्लॉक में तो हमारे पास 6p में जाएगा ही नहीं, 6p तक का तो सवाल ही नहीं उठता भाई। चलो रिलैक्स हो जाओ। देखिए ये चीज़ तो आप लोग बचपन में देख रखे हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किस में, आपको 6s, आपको 4f 5d। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं। रिलैक्स हो जाइए। लोग क्या करते हैं 6s 5d 4f ऐसे लिखते हैं। आपको पता है बच्चे लोग, आपको 6s को लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6s में तो हर हाल में 2 रहेगा ही रहेगा, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन चूंकि जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है तो 6s से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, इसीलिए हम 6s को स्किप नहीं कर पाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको 6s 5d 4f, 6s 5d 4f, 6s 5d 4f। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो हम लोगों ने सब में क्या किया कि 6s 5d 4f 6s 5d 4f सब में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि f ब्लॉक है तो 4f पे रुकना है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है प्यारे बच्चे लोग कि इतना तो डैम श्योर हो गया कि भाई सब में जो है होना क्या है कि s पे तो 2 होना है, इसमें तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सभी के s पे 2 होना है, वो हमने लिख दिया। जैसे हमने सब में 6s 5d 4f लिखा, वैसे हमने क्या किया सबके 6s में 2 लगा दिया, ठीक है। सभी के 6s पे क्या लग गया, हमारा 2 लग गया। अब आ गया 5d एंड 4f। प्यारे बच्चों लोग रिलैक्स हो जाइए, यहीं पर झोल स्टार्ट होगा। झोल समझते हैं ना, प्रॉब्लम, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, आप प्यारे बच्चे लोग, आप लोग हमेशा एक चीज़ को मिस करते हैं, पता है क्या, 18। जब आप लोग 18 साल के थे आप लोग उस एज को मिस करते हैं, हमेशा मिस करते हैं कि भाई जब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, बड़ी शरारत करता था, उस टाइप का। तो 18 का जो एज होता है, बोलते हैं ना कि 18 का जो एज होता है बड़ा प्यारा सा होता है। लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, खुद दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, ना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ना ज़्यादा मतलब सेंस होता है। तो ये 18 को आप मिस करते हैं। बस उसी 18 को यहाँ आपको लेंथेनाइट में भी मिस करना है। उसी 18 को क्या करना है, लेंथेनाइट के एफ में भी आपको मिस करना है, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए। 18 का मिस करने का मतलब 1 और 8 को f में मिस कर देना है। 1 और 8 f में नहीं चाहिए। क्या चाहिए, 1 और 8 को 0 को छोड़ दो, बाकी 0 से लेके पूरा आप दे दो, बस 1 और 8 नहीं देना है। रिलैक्स।
हमने बोला कि हम f में 1 नहीं दे सकते, चलो तो f में 1 नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 0 तो दे सकते हैं ना, हम बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा जब यहाँ 0 दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो 1 आएगा ना। अरे भाई साहब डी में तो 1 आएगा, देखो ना लेंथ ना 57 है, ठीक है, तो 57 के बाद क्या हो गया, जेनॉन क्या हो गया, 54 हो गया, 54 यहाँ हो गया, तो 54 तो 56 एक 57। अरे भाई साहब रिलैक्स हो जाओ, आप लेंथनम 57 है तो आपको याद है ना, जिन्होंने 50 आपको 54 हो गया, तो 54 + 2 56, तो एक इलेक्ट्रॉन और है ना। चलो अब क्या करना है, गौर से देखो, अब हमने बोला था कि f में 1 नहीं दे सकते, f में 1 नहीं दे सकते, लेकिन f में 2 तो दे सकते हैं। तो जैसे ही 2 यहाँ दोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी खींच के यहाँ आ गया। अब फिर देखो 3 दो तब भी 0, 4 दो तब भी 0, 5 दो तब भी 0, 6 दो तब भी 0, 7 दो तब भी 0। लेकिन मैंने क्या बोला था, 8 नहीं दे सकते। तो अब तो 8 आने की बारी है ना, इसलिए क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास डाल दो, जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसके पास डाल दो, ठीक है। तो आपने 8 क्या किया, नहीं दिया। लेकिन अगर 8 नहीं दिया तो अगले बार में क्या करो, जोड़ के दोगे ना, 7 1 8 1 9, फिर यहाँ 0 हो गया, मतलब 7 में 8 तो आया ही और एक ये वाला भी आ गया, तो 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। अब 14 से तो ऊपर जा नहीं सकते, 14 से ऊपर जाने का सवाल नहीं उठता, इसलिए 40 यही रहने दो और यहाँ पे क्या लगा दो, 1 लगा दो। प्यारे बच्चे लोग एकदम रिलैक्स होकर सीखिए इसको, खूब पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बच्चे पूरा वहाँ पर ना मतलब ये हो के आ जाते हैं, रिलैक्स होके इतना उनको यहाँ से एग्ज़ाम से पहले इतना रिलैक्स होते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में पता चलता है कि उनसे हुआ ही नहीं, छोड़ के भाग जाते हैं। एक बार एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने क्या बोला कि S में 2 होगा ही होगा, इससे आप भाग नहीं सकते, S में 2 होगा ही होगा। D और F में आपको इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना। सोचो ना, मान लो जैसे आप टेस्ट करना चाहते हो, मान लो ये 65 है, देखो तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये वाला है ना इसके सामने, है ना 1 2 3 4 5 6, ये देखो तो ये 62 है। 62 का मतलब क्या हो गया, जेनॉन 54 और क्या हो गया 6s2 और 6s2 के बाद 54 तो 56 हो गया, 56 के बाद और कितना बचा भाई, तो 56 के बाद और 6 बचा है, जिसको कि आपको यहाँ एडजस्ट करना, देखो तो हो गया डायरेक्टली 6 एडजस्ट। तो आप इसको मैच करवा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये कोई जूनियर क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कि हम बढ़ते चले जाएं, यहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स होकर काम करना हो। मैंने क्या बोला कि 1 और 8 को मिसिंग रखना है, F में 1 और 8 को क्या करना है, मिसिंग रखना है। देखो तो बहुत आसान किया, F में दे दिया। अब देखो D में 1 दिया, F में 0, लेकिन जैसे ही 1 पार किया तो यहाँ 2 आएगा, इस 0 को उठा के, एक इनटू उठा के यहाँ डाल दिए, 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पर 0 है। लेकिन अब 7 से 8वां हो जाएगा, इसलिए क्या करो कि 7 को ही रहने दो, अगला इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डाल दो, D में डाल दो। अब जैसे ही D में डाल दिए, अब क्या हो गया भाई, फिर यहाँ तो आ गया। अब 7 के बाद 8 नहीं है, लेकिन 9 तो आ सकता है, तो जैसे ही 9 आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरी यहाँ आ गया, तो 7 से 8 और एक 9, फिर 9 10 11 12 13 14। अब 14 आ चुका है, 14 आ चुका है, तो भाई एक और बढ़ाना था, उसको यहाँ D में बढ़ाओ। इसका मतलब है कि आप लोग सीख चुके हैं। अब आप बोलोगे सर इसको क्या दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, मतलब बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे भाई, देखो इसको लिखने का एक और तरीका है। देखो ये रहा 6s, ये रहा 4f और ये रहा 5d, है ना। अब आपको यहाँ पर सारे एटम है, लेंथनम है, ठीक है, तो क्या करोगे, s में 2, ठीक है, ध्यान दो, s में 2, f में क्या हो गया, तो f में आपको 0 आना है और d में 1। देखो इसमें तो आप 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ मत करो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर क्या करो, f में आपको क्या किया कि f में 0 था, वहाँ 1 था, f में 2 लाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, लेकिन फिर 7 1, फिर 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 और 14 1। ये देखो, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो चलो आई थिंक आपने पूरी तरह कनेक्ट किया होगा। तो चलो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। चलिए बात करते हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट की।
जब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे भाई साहब तो रिलैक्स होगा। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा लेंथेनम का +3 आएगा। देखो 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। क्या हो गया? ओनली +3। ठीक है, ओनली क्या हो गया इसका? +3 हो गया। लेकिन ये जो हो गया ये वाला सीरियम वाला, इसमें क्या हो गया कि +3 भी होगा। देखो 2 भी निकल सकता है, देखो 2 और 1 या 2 तो ये निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 तो यहाँ से निकलेगा ही। फिर क्या होगा, एक और निकला तो +3, एक और निकला तो +4, यानी कि +3 +4। उसी तरह नीचे वाले में भी वही होगा, +3 +4। फिर क्या होगा, लगातार +3 +3। फिर क्या होगा, +2 +3 +2 +3, फिर +3। ठीक है, फिर देखो +3 +4 +3 +4, फिर +3 +3। तो यहाँ क्या हो गया भाई, आपको ऐसे हुआ, फिर +3 यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ +3 हो गया। तो प्यारे बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का एक तरीका है। आप ये नहीं सोच सकते कि सर यहाँ पर कैसे कैसे कि इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे। ये एक पैटर्न है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पैटर्न है। आप इस पैटर्न को गौर से देखोगे तो आपको कुछ दिख जाएगा, आपको ये एक पैटर्न के साथ कुछ दिखेगा। देखो मैं इसको जो है, देखो इस पैटर्न में आपको कुछ दिखेगा, गौर से देखना। ये देखो यहाँ गया ऊपर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये देखो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इसको ये एज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एक पैटर्न है प्रॉपर। कैसे पैटर्न है भाई, सबसे पहले +3। ठीक है, सबसे पहले क्या है, +3 है। फिर नीचे आ जाओगे तो +3 के साथ +4 ही मिलेगा, फिर नीचे आ जाओगे तो +3 के साथ +4 ही मिलेगा। फिर लगातार बैक टू बैक 2 +3 अकेले मिलेंगे। फिर क्या होगा, 2 +2 +3 मिलेगा, और उसमें फिर एक +3 मिलकर शांत हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये है आपका पैटर्न। +3 मतलब +3 तो लगातार कांस्टेंट होगा, क्योंकि +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो 1 +3 के बाद 2 +4, फिर 2 +3 छोड़ के फिर देखो फिर 2 +2 पर आ गया। मतलब ऊपर में एक छोड़ा और बीच में एक छोड़ा। बीच में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर लगातार क्या हो गया, 2 +3 है। ठीक है, लगातार क्या हो गया, 2 +3 हो गया। अब सेम यही चीज़ फिर से रिपीट होगा। देखो अब यही चीज़ फिर से रिपीट होगा। देखो +3 +4 +3 +4, फिर क्या हो गया इधर, +3 +3, फिर +2 +3 +2 +3, और फिर क्या हो गया, +3। देखो ये पैटर्न रिपीट हो। गिनो तो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो इस रिपीटेशन टेक्निक को समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम रिलैक्स। देखो बाबू लोग, आधे आधे का खेल चल रहा है यहाँ पर। देखो समझो बात को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है एक फिक्स्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक एक क्या हो गया, यहाँ फिक्स्ड हो गया। देखो ये चीज़ है यहाँ, आप समझो ना बात को। देखो मैंने क्या किया, +3 लिया, +3 तो सबने ले लिया, एक को छोड़ा, ऊपर में सिर्फ एक। देखो ऊपर में भी एक छूटेगा, बीच में भी एक छूटेगा, और नीचे भी एक छूटेगा। समझो बात को कि ऊपर भी एक छूटा, बीच में भी एक छूटा, और नीचे भी एक छूटा। देखो ऊपर में +3, बीच में भी +3, और नीचे भी +3। अब क्या हो गया, +3 और +4, फिर 2 +3 छोड़ के +2, फिर देखो बीच में +3 है, फिर +4, फिर बीच में 2 छोड़ो, +2, और फिर लास्ट में +3 है। इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। आप बोलोगे सर क्या आप इसको एक झटके में डायरेक्टली लिख सकते हैं? मैंने बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? जब आप लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, आपसे कम इंटेलिजेंट थोड़ी हूँ मैं। चलो देखो मैंने क्या बोला कि आराम से सबसे पहले +3 लिख दो, +3 देखो कितने हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मैंने बोला ऊपर को छोड़ दो, नीचे को छोड़ दो, और बीच में भी एक छोड़ देना। देखो +4, फिर 2 छोड़ो, +2, फिर एक छोड़ दिया। अब यहाँ जाओ, फिर +4, फिर 2 छोड़ो, +2, हो तो गया। देखो तो
तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, एफ ब्लॉक के लैंथेनाइट पोर्शन के ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो चलो आपने अभी तक क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो है अब आप क्या करें, अब दोबारा से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना चाहते हो, है ना। अब आप फिर से चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, अरे मैं हूँ तो फिर क्या टेंशन है, बिल्कुल देखेंगे। देखो यहाँ तक तो आप देख चुके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 वाले का देखेंगे। +4 वाले का भी देखना होगा, आप अपने हिसाब से देख लोगे, हालांकि +4 वाले का पूछेगा नहीं कभी, सिर्फ +3 वाले का पूछेगा। ठीक है, +4 भी पूछेगा, वो भी देख लेना आप। चलो तो चलो +3 वाले का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अरे भाई सब कुछ नहीं है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 6s2 5d1 था। हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें क्या था 5d और 4f से मतलब है। देखो हमें 5d और 4f से मतलब है, तो हमने लिखा 5d0। अरे यार देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्या 5d0 और 4f0। अब देखो अगला बार में क्या किया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3, तो इस बार क्या हो गया भाई साहब 4f1। अगले बार में क्या हो गया 4f2, अगले बार में क्या हो गया 4f3, और क्या हो गया 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14। आप चेक कर लीजिए, यही आएगा। ठीक है, देखिए हम इसी को चेक करते हैं, ये वाले को देखिए। तो मान लो इसे है, यहाँ पर 2 है 9 है, भाई 2 यहाँ से निकालो, 1 निकालोगे F8 हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, हम सारे +3 वाले को देख रहे हैं। और अगर +4 वाले को देखना होगा तो आप क्या करना है, एक और कम कर देना। अगर मान लो ये जैसे +3 है तो यहाँ है, अब +4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4f8 के बदले 4f7 हो जाएगा। अरे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है आपके पास उसी बस लिख दो। अब बोलोगे क्या सर इसके लिए हमें उसको देखना होगा, नहीं उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उंगली का यूज़ करना होगा। देखो क्या था सबसे पहले तो लैंथेनम था, लैंथेनम एफ ब्लॉक नहीं तो 4f0। मतलब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ +3 वाले के लिए, +3 वाले के लिए आपको पता है कि +3 का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अगर हम लैंथेनम +3 की बात करते तो भाई लैंथेनम में तो पहले भी F में इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो क्या था S2D1 था, खत्म 4f0। लैंथेनम के बाद कौन हो गया, सीरियम हो गया। तो सीरियम में क्या था भाई, F में इलेक्ट्रॉन था, तो लैंथेनम में सीरियम तो 4f1। उसके बाद क्या हो गया, पर आपको Pr हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया 4f2, उसी तरह 4f3, 4f5। आप इसको जब करके देखेंगे तो आपको समझ अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयन का लिखने की बारी आएगी तो वहाँ पर आपको कांस्टेंट वे में 1 2 3 4 5 से लेके 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा एटम का, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयन का देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कलर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कलर की। चलिए रिलैक्स हो जाइए। तो हम लोग ने 2 पॉइंट देखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप नोट कर लिए। और अब हम बात करते हैं कलर की। बच्चे लोग ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है कलर, एकदम रिलैक्स हो जाओ, शांत। आप जितना कांस्टेंट हो गया भी सीखेंगे, आप ज़िंदगी भर के लिए सीख जाएंगे। जब भी एफ ब्लॉक का कलर आता है लोग गलत करके आते हैं, पता है प्यारे बच्चे लोग क्या करते हैं। आप बोलो सर लोगों से मैं क्या मतलब, नहीं बस जान जाओ कि लोगों से मिस्टेक क्या होती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रख पाते हैं कि कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। लोग इस बात को याद रखते हैं कि कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सिर्फ कलरलेस पे पूछे। क्या करता है कि 2-3 कंपाउंड में कलर दे देता है और उस कलर के बोलेगा कि हाँ भाई बताओ कि इसमें कौन सा कलर का कौन सा कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का सिस्टम तो है नहीं कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि 2 कलर के हिसाब से आप क्या करोगे, कलर व्हील लगा के देख लोगे किसका वेवलेंथ ज़्यादा, तो उसका कलर का आइडिया लगा लोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में कलर का आइडिया चलता है। लेकिन यहाँ पर कलर का आइडिया नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर कलर प्रॉपर जानना होगा। इसलिए सबसे पहले शांत हो जाइए। देखिए आपको ये समझना होगा कि ये जो है ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, फिर ये और एक बीच वाला, ये तीनों कलरलेस होता है। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। मैंने बोला कि ऊपर वाला, ये ऊपर के 2, नीचे के 2 और बीच वाला, ये टोटल 5 कलरलेस होते हैं। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऊपर के 2, नीचे के 2 और बीच का 1, ये पांचों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। आप इस सवाल का जवाब भी ले सकते हो कि सर क्यों कलरलेस होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि जब 4f3 का मतलब है कि क्या हो गया,
आपको 4F0 हो गया। देखो +3 यहाँ क्या हो गया 4F0, और ये क्या हो गया 4F14। ये क्यों कलरलेस हुआ? तो सर इसमें FF ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? FF ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा। देखो ये F0 है, ये F14, वो नोट करो इस बात को कि F0 और F14 है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस क्यों रहा? क्योंकि FF ट्रांजिशन नहीं हुआ। बहुत प्यारी बात है बच्चे लोग कि F0 और F14 कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर FF ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर FF ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, फिर ये दोनों कलरलेस क्यों हुए? यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये तो F1 है और ये तो क्या हो गया F13 है। फिर ये क्यों कलरलेस हुए? ये कलरलेस इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर FD ट्रांजिशन जो हो रहा है F और D ऑर्बिटल के बीच, वो क्या हो रहा है ना, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो रहा है। रिलैक्स हो जाइए। कोई भी चीज़ तो हमें तब दिखेगी ना जब उसका जो वेवलेंथ हो वो आपको विजिबल रीजन का हो। लेकिन इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है, कौन सा ट्रांजिशन? FD ट्रांजिशन। देखो ये F है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको पता है 5D0 और 4F13, 5D0 4F आपको 4F1। तो F और D के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, F और D के बीच जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो रहा है, जिसके कारण की वाइब्रोनिक कपलिंग होती है और इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग जो FD ट्रांजिशन का इलेक्ट्रॉन मतलब ये ट्रांजिशन है वो कहाँ होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, जिसके कारण हमें दिखता नहीं। अब आप बोलोगे सर वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होता है? यहाँ नहीं बताने वाला मैं, बाद में बता दूंगा। आप इतना ही याद रखो कि यहाँ पर ये वाले दोनों में क्या होता है, वाइब्रोनिक कपलिंग। कभी आपको कोई इंटरव्यू में जाए तो आप उसको अगर क्लियर बोलोगे सर यहाँ वाइब्रोनिक कपलिंग हो रही है, तो बंदा को लगेगा नहीं भाई सामने वाला बहुत समझदार है। तो यहाँ पर वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपको UV रीजन में जा रहा है, जिसके कारण कि वो वैसे भी कलरलेस दिख रहा है। और जहाँ तक इसकी बात है तो ये क्या हो गया ना, ये F7 हो गया। ठीक है ना, ये F7 हो गया, इतना स्टेबल हो जाता है, ये वंस अगेन क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया, और ये फिर से क्या होता है कलरलेस हो जाता है। तो ये पांचों तो कलरलेस हैं, लेकिन उसके बाद वाले कलर्ड हैं, उसके बाद वाले जो बाकी हैं वो कलर्ड है। आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने एक लाइन में बोला कि भाई साहब ऊपर वाला नीचे वाला कलरलेस है क्योंकि FF ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, उसके नीचे वाला और उसके नीचे वाला इसलिए कलरलेस है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपको ट्रांजिशन हो रहा है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो रहा है, और बीच वाला क्या हो गया बहुत स्टेबल हो गया और आपको हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए भी ये कलरलेस हो गया। लेकिन अब बाकी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए ये जो है इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया ग्रीन, इसका कलर हो गया रेडिश। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया ग्रीन और नीचे वाला हो गया रेडिश। देखिए इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया येलो पिंक। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया आपको येलो पिंक। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया आपको पेल येलो, और ये हो गया पेल पिंक। प्यारे बच्चे लोगों को याद ही नहीं होता है। फिर ये क्या हो गया, पेल पिंक। फिर ये क्या हो गया, पेल येलो। फिर ये क्या हो गया, येलो पिंक। फिर ये क्या हो गया, एक दो तीन चार, ये हो गया एक दो, ये अच्छा ये यहाँ है, ये यहाँ, तो ये हो गया फिर रेडिश और ये हो गया ग्रीन। देखिए लोगों को ये याद ही नहीं होता है। ठीक है, अब इसको याद रखना ही बहुत टफ काम है, लेकिन आपके लिए टफ नहीं है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके लिए टफ नहीं है। आप इसको एक ट्रिक से याद कर लो। देखो समझो बात को, इसको एक ट्रिक ही लगाते हैं हम लोग। देखो क्या ट्रिक है हमारे पास, देखो ट्रिक ये है कि हरी लाल
देखो हरिलाल की जो है, हरिलाल की 2 बेटियां हैं, ठीक है। हरिलाल की क्या हो गया, हरिलाल की 2 बेटियां हैं, ठीक है। हरिलाल की जो बेटी है, आप समझो बात को, हरिलाल की एक ही बेटी है जो उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर रखी है। हरिलाल की एक बेटी जिसका नाम है पिंकी, ठीक है। हरिलाल की बेटी है जिसका नाम क्या है, पिंकी, और बेचारी पिंकी को हो गया है जॉन्डिस, ठीक है। हरिलाल की एक बेटी है पिंकी, और उस पिंकी को क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो हरिलाल अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो हरि, मतलब जो है क्या बोल, अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो लाली, हमारी जो बेटी है वो पीली पीली दिख रही है। मतलब ऑब्वियसली बात, जॉन्डिस होगा तो लोग पीला दिखेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसने कहा कि भाई देखो हमारी जो बेटी है वो क्या होगी, पीली दिख रही है, मतलब येलो पिंकी। तो हरिलाल ने अपनी पत्नी को कहा, हरि ने लाल को कहा, मतलब हरिलाल है, उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारी जो बेटी पिंकी है वो पीली दिख रही है, तो पीली को आप आगे रखोगे, पीली पिंकी, मतलब हमारी बेटी जो है जॉन्डिस हो गया तो हमारी बेटी जो है पीली पीली सी दिख रही है, गिलगिली पिलपिली सी, तो पीली पिंकी हो गया। अब उन्होंने दवाएं खाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दवाएं खाई। तो जब दवा खाई तो सबसे पहले उसका जो पीला रंग था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो जब पीला रंग कम हुआ तो क्या हो गया, पेल येलो, कि जो येलो अच्छा खासा था वो येलो क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, पेल येलो। और जब पेल येलो कम हो गया, ठीक है, तो जब पेल येलो कम हो गया, उसके बाद दवा खाते खाते अब जो पिंकी थी, अब वो पिंकी अपने नॉर्मल रूप में लगभग लौट आई है, इसलिए कहा गया पेल पिंकी। मतलब कि पिंकी जो है, अब पिंकी का कलर पहले की तरह लगभग हो गया है, ठीक है, लगभग पिंकी अपने गोरे रूप में रंग में आ गई है, इसलिए कहा गया पेल पिंकी, ठीक है, पेल। अब ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, हरिलाल की जो बेटी है उसका नाम है पिंकी, लेकिन पिंकी को हो गया जॉन्डिस। तो अगर जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस के कारण कैसी दिख रही है पिंकी, तो पीली सी दिख रही है, तो येलो पिंकी, ठीक है, ग्रीन रेड येलो पिंकी, येलो पिंक। अब क्या हो गया, दवा खाई तो सबसे पहले ये जो येलो कलर था वो कम हो गया, तो येलो कलर कम हो गया तो क्या हो गया भाई, आपको पेल येलो। और फिर और भी कुछ दिन दवाएं खाई तो पिंकी अब बिल्कुल नॉर्मल स्वरूप में लौट गई अपने, इसलिए क्या हो गया, पेल पिंक, ठीक है। और अब इसी को उल्टा कर देना, यहाँ पर देखो, ये देखो यही उल्टा हो गया। अब ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ बिल्कुल उलट गई, यहाँ पर देखो, ये देखो, जैसे आप ऊपर लिखिए उसको नीचे, बीच में तो कलरलेस है ही, देखो बीच में तो कलरलेस है ही। तो इस तरह से क्या करोगे आप यहाँ पर कलर का जो है कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, +4 में। और एक और चीज़ याद रखना कि ये जो है ना, सीरियम का जो +4 होता है, ठीक है, सीरियम +3 भले कलरलेस है, लेकिन सीरियम +4 जो होता है ऑरेंज रेड होता है, याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो इस चीज़ को बस आ गया, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सीरियम +4 जो होता है वो ऑरेंज रेड हो जाता है, ठीक है। चलो तो भाई साहब, अब इसमें बहुत बड़ा रिलैक्स हो जाइए आप, ठीक है। इसमें आपने ट्रिक भी याद कर लिया कलर का, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हरिलाल की बेटी पिंकी, लेकिन पिंकी को हो गया जॉन्डिस, तो हरिलाल, हरा लाल, पीली बेटी, मतलब पिंकी को जॉन्डिस हो गया तो क्या हो गया, येलो पिंक, ठीक है। अब उसने दवा खाई तो सबसे पहले क्या हुआ, उसका ये येलो कलर था वो कम हो गया, यानी कि पेल येलो। और फिर कुछ दिन बाद पिंकी भी लगभग ठीक हो गई, तो पिंकी अब येलो नहीं दिख रही है, अब पिंकी पेल पिंकी दिख रही है, मतलब हल्का पिंक दिख रहा है। और एक +3 को छोड़ के बाकी को क्या कर देना, आप उलट देना, रिलैक्स हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते हैं। अब इससे जुड़े हुए कोई भी कंपाउंड पूछ देगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, और आपसे कलर पूछेगा, आप तो सर के बाल नोच लोगे कि भाई सर कलर कहाँ से लेके आए, कौन कौन याद रखेगा। आप तो ये सोचोगे हमें याद रखना पड़ेगा, तो याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको उस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, ठीक है। उस आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे आप उस कंपाउंड का क्या कर दोगे, कलर बता दोगे। मान लो कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है कोई कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है, इस कंपाउंड इसको लेके इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो तब बोलोगे क्या हो गया, येलो पिंक, ठीक है। अब यहाँ वाला बना हो गया तो आप सीधा बोलोगे कि भाई साहब खत्म, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही कि देखो 4F0 4F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 15 आपको 14 तक, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा स्टफ नहीं है जो आपको परेशान करे। तो प्यारे बच्चे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा दिया, मैंने आपको कलर भी समझा दिया, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेंचिंग और आपको मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट और क्वेंचिंग को समझेंगे। प्यारे बच्चे लोग, क्वेंचिंग क्या होती है, क्वेंचिंग क्या होती है आप समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग एक खेल खेला करते थे, कबड्डी। रिलैक्स हो जाइए, पेन कॉपी यूज़ मत कीजिए, रख दीजिए पेन, समझिए बात को। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग एक गेम खेलते थे और उस गेम का नाम था कबड्डी। अभी भी खेलते हैं, ठीक है, गाय बगाए खेलते ही रहते हैं। तो समझिए बात को, होता क्या है कि जब हम लोग कबड्डी खेलते हैं तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के घर पे जाता है, मतलब दूसरे प्लेयर के जो कोर्ट होता है उस कोर्ट के अंदर जाता है।
और उस कोर्ट में जाता है तो वो कोशिश करता है कि उसको कोई टच ना करे, या मतलब वो उसको कोई पकड़ ना ले, ठीक है, वो किसी के न्यूक्लियस मतलब उसके किसी के ऑर्बिट में आके फंस ना जाए, वो ऐसी कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर वो अपनी कोशिश में कभी कभी सफल भी हो जाता है और कभी कभी वो अपनी कोशिश में सफल ना हो तो क्या करता है, लोग उसको पकड़ के घेर लेते हैं, ठीक है। तो किसी को पकड़ लेना, उसको जकड़ लेना, दैट्स कॉल्ड क्वेंचिंग। कि जब कोई ऑर्बिटल या कोई एटम दूसरे एटम को पकड़ के उसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है या उसके ऑर्बिटल में घुस जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको लोग बोलते हैं क्वेंचिंग। प्यारे बच्चे लोग देखिए, ये एक एटम है, ठीक है, ये क्या हो गया कि ये एक एटम है, और अगर ये एटम है, इस एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल भी होंगे ना, इस एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मान लो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है। तो होता क्या है कि जब बाहर से कोई एटम आके क्या हो जाए कि ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मूवमेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मूवमेंट है। मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह का मूवमेंट है। कौन कौन मूवमेंट है भाई? तो एक मूवमेंट तो ये है कि ये एक ऐसे घूम रहा है, ऑर्बिटल मोशन, देखो एक ऐसे घूम रहा है पूरा एटम में, दैट्स कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। और एक क्या कर रहा है कि अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है, ऐसे अपने एक्सिस पे ही स्पिन कर रहा है, जिसको बोला गया स्पिन मोशन। समझ रहे बात को कि एटम जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्सिस, आपको स्पिन मोशन। और ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे एटम में गोल गोल घूम रहा है, दैट्स कॉल्ड क्या, आपको ये क्या हो गया, आपको ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन भी हो गया और स्पिन मोशन भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चे लोग कि जो ऑर्बिटल मोशन होता है, इस ऑर्बिटल मोशन को रोका जा सकता है अगर कोई दूसरा एटम आके घुस जाए इस तरह से। अगर कोई दूसरा एटम आके घुस जाता है तो दूसरा एटम क्या करेगा, क्वेंच कर देगा। अगर कोई दूसरा एटम आता है तो क्या करेगा, क्वेंचिंग कर देगा। दूसरा एटम आके क्या करेगा, फंस जाएगा उसके साथ, ठीक है, और फंस के क्या कर देगा, उसको रोक देगा। जैसे आप लोग अपनी लाइफ में देखिए ना, मान लो आप लोग बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन सडनली आपके ऑर्बिटल में कोई आ जाता है या आ जाती है, तो आप अपनी मूवमेंट ही भूल जाते हैं, डल हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। इंसान सच में सबसे पहले जो होता है ना, जब कोई किसी की लाइफ में आता है, सबसे पहले उसको डल बना देता है। आप देखना कि बहुत स्मार्ट लड़के लड़कियां भी जो होते हैं, जब किसी रिलेशन में आते हैं तो वो डल हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली क्या थे और क्या बन गए, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, उसके मूवमेंट को कम करता है, जो ऑर्बिटल मोशन है। अब मान लो कि जैसे कोई ये इसको बाहर जाना था, लेकिन यहाँ फंस के ये रह गया या रह गई कि भाई नहीं जा पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर, इसका ऑर्बिटल मोशन रोका जा सकता है अगर कोई दूसरा एटम इसके ऑर्बिट में घुस जाए, दैट्स कॉल्ड क्वेंचिंग। लेकिन स्पिन मोशन नहीं रोका जा सकता है। इसका स्पिन मोशन क्या होता है, नहीं रोका जा सकता है। अब एकदम रिलैक्स हो जाइए, प्यारे चलो रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं, सपोज दैट डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही होंगे ना। मान लो ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन तो एक ही अंदर आता है ना, तो उसको क्या करेगा, बाहर वाला एटम आके क्वेंच कर देगा। जैसे ही क्वेंच करेगा उसका ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा, और ऑर्बिटल मोशन रुकेगा तो बेचारा क्या करेगा, सिर्फ स्पिन मोशन कर पाएगा। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने कंपाउंड या sp ब्लॉक के जितने कंपाउंड का जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो सारा मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट ड्यू टू स्पिन मोशन आता है। क्या, तभी तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग ना, म्यू स्पिन इक्वल टू अंडर रूट n+2bm। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला, म्यू स्पिन इक्वल टू रूट अंडर n+2bm। क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ये फॉर्मूला ओनली स्पिन के लिए यूज होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, ओनली स्पिन के लिए यूज होता है, जिसके कारण कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन तो हो ही नहीं रहा। ऑर्बिटल मोशन तो क्वेंच कर दिया गया है। क्या सोचो कि एक सेल तक कोई घुस सकता है, दूसरा सेल तक भी कोई आराम से घुस सकता है, तो जैसे ही घुसेगा तो उसके मोशन को, ऑर्बिटल मोशन को क्वेंच कर देगा। इसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, ये सभी बाहर की तरफ होते हैं। और अगर ये बाहर की तरफ होते हैं तो कोई भी एटम आके इनके मोशन को, ऑर्बिटल मोशन को क्वेंच कर देगा, जिसके कारण कि इनका ऑर्बिटल मोशन रुक जाएगा और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ओनली ड्यू टू स्पिन मोशन आएगा, म्यू स्पिन। लेकिन रिलैक्स,
अगर कोई उसके भी अंदर होता है, जैसे ये रहा 6s, ये रहा 5d और ये रहा 4f। देखो 6d आपको 6s 5d 4f, तो भाई साहब ये ठीक है, एग्जाम्पल समझिए ना भाई साहब, पेनल्टीमेट सेल तक, ये जो अंदर का सेल है, अंदर से n-2 यहाँ तक कोई एटम नहीं घुस पाता है। और जब यहाँ तक कोई एटम नहीं घुस पाएगा तो इस ऑर्बिटल को क्वेंच नहीं कर पाएगा। क्या समझे? इस ऑर्बिटल को क्वेंच नहीं कर पाएगा। और अगर इस ऑर्बिटल को क्वेंच नहीं कर पाएगा f ऑर्बिटल को, तो f ऑर्बिटल अपने भी स्पिन पे घूमेगा और गोल गोल भी घूमेगा, जिसके कारण कि आप f के केस में आप म्यू स्पिन लगाकर आप मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बता सकते। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों तरह का मोशन हो रहा है। तो अगर इसमें दोनों तरह का मोशन हो रहा है तो आपको यहाँ पर ओनली म्यू स्पिन लगाकर बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा? आपको यहाँ पर म्यू स्पिन प्लस ऑर्बिटल कपलिंग, यानी आपको यहाँ लगाना होगा म्यू जे। क्या लगाना होगा आपको यहाँ पर? तो आपको यहाँ लगाना होगा म्यू जे। ठीक है, अब म्यू जे क्या होता है समझेंगे बात को कि म्यू जे क्या होता है। तो भाई साहब म्यू जे जो होगा वो हो जाएगा g√जे+1। समझेंगे बात को, टेंशन मत लीजिए, आप पहले इस बात को समझिए ना, इस बात को समझिए पहले कि क्वेंचिंग क्या है। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि क्वेंचिंग क्या है। समझिएगा बातों की क्वेंचिंग क्या, एक बार फिर समझिए। देखिए मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे लोग कि मान लो ये एक एटम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने बोला प्यारे बच्चे लोग कि कोई भी एटम दो ही सेल तक घुसकर किसी को क्वेंच कर सकता है। किसी को बॉन्ड बनाने के लिए कोई दो ही सेल तक अंदर आ सकता है। याद करो ना, बचपन से पढ़ते थे, हाँ? या तो कोई बाहर वाले से बॉन्ड बनाता था या तो एक सेल अंदर आके डी वाले से बॉन्ड बनाता। याद करो, याद है? जैसे आप पढ़ते थे H2S, सल्फर से दो बाहर आपको वैलेंस सेल से बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जैसे ही बोलते थे SO2, याद कीजिए क्या होता था? एक्साइटेशन होता था, अंदर के डी का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता था। SO3 और एक और हो जाता था, याद कीजिए, क्या याद आ रहा है कि 4s 3d के बीच या आपको 4p 3d के बीच बॉन्ड बनता था। क्या करके दिखा दूं? ये देखो, आप जब बनाते थे H2S, प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए, जब आप H2S बनाते थे तो सल्फर क्या होता? सल्फर तो 32 होता है, आपको 16 होता है। अगर सल्फर 16 हो गया भाई आपके पास, यहाँ पर 16 नहीं है, हाँ 16 होता है, तो क्या हो गया? देखो गौर से देखो, ये रहा आपको 3D, ये रहा 4s और ये रहा 4p। देखो सल्फर के इसमें क्या हो गया? अरे यार एक मिनट रुको, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। ये लो अब H2S, ठीक है, ये रहा सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6, और ये क्या हो गया आपको? ये 3s2 3p4। अगर 3p है तो 3 भी होगा, है ना? तो ये क्या करता था कि ये इसके साथ आपको ये रहा 3s, ये रहा 3p और ये रहा कौन आपका? ये आपका 3d रहा। तो 3s2 और ये क्या हो गया आपको यहाँ पर, और ये क्या हो गया? 3p4 हो गया। अब सबसे पहले क्या करते? एक इलेक्ट्रॉन को उठा के, ये देखो यहाँ तो दो ही इलेक्ट्रॉन है तो H2S बनेगा, इसको उठा के यहाँ डाल दो तो 4 अनपेयर्ड हो गया, तो क्या हो गया? SO2 बन गया, यानी 4 बॉन्ड बन गया। इसको भी उठा के डाल दोगे तो क्या हो गया? SO3 बना सकते हो। ऐसे ही आगे वाला से बनाया, हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लोगे, उसमें पीछे वाला भी यूज हो जाएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे तो वहाँ क्या हो गया? ये 4s हो गया, और 4s के पीछे कौन है? 3d है। याद करो, आप लोगों ने वैलेंस सेल में पढ़ा है कुछ तरह से। तो ये 4s हो गया, 3d हो गया, तो क्या करते? 4s है, फिर यहाँ पर आपको क्या हो गया? 4p हो गया। तो आप याद करो D2sp3, D2sp3 कैसे बनाते थे? एक सेल पीछे जाके, क्या बच्चों वाली चीज़ें मुलझा रहे हो मुझे? ठीक है, समझ रहे हो बात को कि हम ज़्यादा एक सेल को यूज़ करते थे, और जब उसको यूज करते थे तो लिगेंड क्या होता? वहाँ जाके फंस जाता था। देखो इन सब में हमने पीछे वाले सेल को यूज कर लिया, पीछे वाले डी को, देखो ना 3D को यूज कर लिया हमने। तो जब उसको 3D को यूज कर रहे हो आप, तो आप उसका ऑर्बिटल मोशन कैसे कंसीडर कर सकते हो? क्योंकि जो आपके लिगेंड्स हैं, मान लो आपके K3 FeCN हॉल 6 है, तो
तो ये जो साइनाइड लिगेंड्स हैं इन सब ने क्या किया है, Fe को जाके क्वेंच कर दिया है। तो इन्होंने Fe के S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सबको क्वेंच कर दिया है। इसलिए जब आपको फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट निकल के भी आता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी आप ऑर्बिटल के तौर पे कंसीडर नहीं करते हो, ओनली स्पिन कंसीडर करते हो। लेकिन जैसे ही F की बारी आती है प्यारे बच्चे लोग, आप 6s को यूज कर सकते हो, 5d को यूज कर सकते हो, लेकिन इतना अंदर जाके प्यारे बच्चे लोग आप 4f को यूज नहीं कर सकते। 3 ऑर्बिटल तक, 3 सेल तक कोई भी एटम पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। और जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपका जो कंपाउंड का जो मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ओनली स्पिन के कारण नहीं आएगा, उसमें स्पिन भी होगा और ऑर्बिटल मोशन भी होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार आप इसको कंसीडर कर लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, तो रिलैक्स हो जाइए। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि अब जो हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट वो स्पिन के कारण भी होगा और मैग्नेटिक आपको ऑर्बिटल मोशन के कारण भी होगा। चलिए तो हम इसके फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि देखो जब म्यू स्पिन की बात करते थे बचपन में, हाँ बचपन में ही, तो इसका फॉर्मूला तो बड़ा क्लियर था, √n(n+2 bm). bm बोले तो बोर्ड मैग्नेट्रॉन और n क्या था, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें नहीं जाएंगे, वो बच्चों वाली बात थी, ठीक है, अब नहीं करेंगे उस बात को। तो अब यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं हम, देखो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे म्यू जे, ठीक है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा G(J)+1, आपको याद रखना होगा μ=G(J)+1। और ये जो G है एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, ये तो आपको क्या हो गया, आपको मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और G एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जिसका फॉर्मूला होता है 3/2 प्लस S(S+1) माइनस L(L+1) और डिवाइडेड बाय 2J(J+1). प्यारे बच्चे लोग इस फॉर्मूला को याद करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो है ना, अब ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला को याद करने का आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, आप इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक बात आप मानते हैं कि दुनिया में, आप नहीं मानते तो मान लीजिए, इस दुनिया में 90% लोग बेवकूफ़ हैं, 95% लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो जिनके बिलीव्स ऐसी चीज़ों में हैं जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं छींकने को अशुभ मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट दे उसको अशुभ मानते हैं, ठीक है ना। लोग दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लोग नॉनवेज खाने में बोलते हैं कि फलाना दिन आज नहीं खाएंगे, फलाना दिन कल खाएंगे, क्योंकि खाना ही है, पेट में ही जाना है। लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं छुआछूत मानते हैं, जो रियलिटी बात है, ठीक है। दूसरों के बच्चों की केयर, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि अपना बच्चा रोए तो, अपना बच्चा रोए या दूसरे की वाइफ रोए तो दिल में दर्द होता है, और अपनी वाइफ और दूसरे का बच्चा रोए तो दिमाग में दर्द होता है। तो दुनिया में इस टाइप के, हर टाइप के लोग हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि दुनिया में 95% लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐसे याद रखोगे, सब लोग जाहिल, क्या समझे, सब लोग जाहिल। देखिए सब से हो गया SS+1 माइनस LL+1 और बटा 2JJ+1, सब लोग जाहिल, और यहाँ पर क्या लगा देना 3/2। इसको याद रखना, तो ये लोग भूल जाते हैं, जितनी बार याद करोगे उतनी बार भूलोगे, लेकिन इस चीज़ को याद रखना। लोग ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर S है, कहाँ पर L है, कहाँ पर J है। तो इसको ऐसे याद रखना कि सब लोग जाहिल। देखो 3/2 तो होगा ही, अब प्लस यहाँ पर लगाना सब लोग, और यहाँ नीचे क्या हो गया जाहिल, क्योंकि ऊपर में 2 है तो एक एक करके है, नीचे में एक ही है तो एक ही बार में 2 दे दिया गया है। तो आप इसको ट्रिक से याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला निकल के सामने आ गया, रिलैक्स हो जाइए। हमारे पास 2 फॉर्मूला निकल के सामने आ गया। क्या क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो एक फॉर्मूला आ गया आपको μJ=G(J)+1 और दूसरा आ गया G=3/2 SS+1 माइनस LL+1 डिवाइडेड बाई 2JJ+1। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको मोटी मोटी बात सब कुछ समझ में आ चुकी है कि हम लोग क्यों ये ट्रिक, मतलब क्यों हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। हम लोग इसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत आसान सी बात है, म्यूजे का फॉर्मूला आपके सामने है, जी का फॉर्मूला आपके सामने है। हम क्या करने वाले हैं, अब इसका क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको छोटा कर दे थोड़ा। देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है।
आपको एल तो भाई क्या हो गया, आपको एल तो हो गया ऑर्बिटल नंबर हो गया, ठीक है, जो आपको टोटल ऑर्बिटल नंबर म्यू एल है ना, म्यू एल। अच्छा एस क्या हो गया कैपिटल, तो ये भी क्या हो गया म्यू एस। और आपके पास जो जे आ गया, तो जे का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जे का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक, ठीक है। अब एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक, लेकिन कोई एक ही उठाना है ना, तो एल प्लस एस का वैल्यू तब उठाएंगे जब एफ जो होगा हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा, जैसे F8 F9 F10 F12 F14, जब F में हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। और एल माइनस तब उठाएंगे जब हाफ फील्ड से कम हो, F6 F4 F3 F2 F1 F5। जब हाफ फील्ड से कम होगा तो एल माइनस एस यूज करना, हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा तो एल प्लस एस यूज करना। नोट कर लीजिए इस बात को कि जब हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा तो एल प्लस एस यूज करना है, और हाफ फील्ड से कम हो तो क्या करना है, एल माइनस एस यूज करना है। चलो ठीक है, इस बात को भी जाने दो। अब हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे अब चुटकियों में आपको जो है इन चीज़ों को निकालने का तरीका आता है। देखो जैसे हम लोग देखते हैं, एक हम एग्जाम्पल उठाते हैं SM+3। क्या उठाया हम लोगों ने, SM+3। अब जैसे SM+3 उठाया, चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब जो SM+3 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोचने वाली बात है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड निकालना सिखाऊंगा। देखते हैं, देखो SM+3 पहले उंगली पे जोड़ो, लेंथनम था सबसे पहले, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। देखो लेंथनम, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यहाँ पर है आपको SM। अब देखो +3 में क्या करना था, 0 1 2 3 4 5, याद है ना। अरे भाई साहब लेंथनम +3 का क्या मतलब, F0, फिर दूसरा वाला F1 F2 F3 F4 F5। इसका मतलब है कि SM+3 में क्या हो गया, तो SM+3 में F5 हो गया। चलो ठीक है, तो SM+3 में अगर F5 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 F5 है, 1 2 3 4 5, देखो ये हो गया। और साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाफ फील्ड से कम है, इसलिए एल माइनस एस होना है। रुक जाइए, अच्छा चलो एल का वैल्यू निकालो यहाँ पर। तो आपको पता है ये +3 -3 +2 -2 +1 -1 और ये 0। तो एल का वैल्यू कितना होगा, देखो ये इस प्लस इसमें कैंसिल कर दिया, खत्म। +2 और +3 मिलके टोटल क्या हो गया 5। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू हो गया 5। चलो अच्छा स्पिन देखो, तो स्पिन कितना हो गया, तो टोटल 1 2 3 4 5 था, तो 5/2 हो गया, क्योंकि ये म्यू ये क्या होता है, समेशन ऑफ स्पिन होता है ना। तो एस क्या हो गया 5/2 हो गया। लेकिन आपको जब जे निकालने की बात आएगी तो चूंकि हाफ फील्ड से कम है, इसलिए क्या लेंगे हम, एल माइनस एस लेंगे। रिलैक्स हो जाइए, तो एल माइनस एस लेंगे तो 5 - 5/2 इक्वल टू क्या हो गया 5/2 आ गया। तो आपके पास जे का वैल्यू क्या निकल गया, जे का वैल्यू निकल गया आपके पास 5/2। चलो तो हमने सबको वैल्यू निकाल ली है, अब फॉर्मूला पे चलिए। सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है जी का निकालना होगा फॉर्मूला। देखिए सब ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको जी निकालना होगा। तो याद रखिए जी का फॉर्मूला क्या, सब लोग जाहिल, यही था ना, सब लोग जाहिल, S+1 - L L+1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2J J+1, सब लोग जाहिल। देखिए इस तरह से लिख दिया हमने, तो क्या हो गया भाई इसका 3/2 प्लस S कितना हो गया, देखो तो S है आपके पास कितना 5/2 +1 माइनस L+1। देखो तो L कितना हो गया आपको, L हो गया 5, तो 5 +1 और डिवाइड बाई 2J J+1, तो 2J कितना हो गया भाई, तो J हो गया 5/2, तो 2 × 5/2 +1। इसको थोड़ा फ्रेश करके लिखिए, यह हो गया 3/2 और प्लस क्या हो गया आपको यहाँ पर, देखो 5/2 और यहाँ क्या हो गया आपको इंटू 7/2 माइनस यहाँ क्या हो गया, देखो तो 5 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया 5 + 1 इंटू 6 हो गया, ये ना L+1 का, L का वैल्यू कितना था 5 था, ठीक है। चलो और नीचे में क्या हो गया, देखो 2 × 5/2, 2J J+1 था, देखो 2 × 5 तो 5 यहाँ हो गया, और अंदर में क्या हो गया आपको 5/2 इंटू 7/2। अब इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 3/2 कितना हो गया 35/4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 35/2, ठीक है। कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सा, देखो तो यहाँ कितना हो गया 3/2 प्लस यहाँ हो गया 35 माइनस आपको 120 डिवाइडेड बाय 4 और 35/2, तो ये ख़त्म हो गया 2 से, ठीक है। 35 - 120 हो गया आपको, ये हो गया 85/2
और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 35 और यहाँ 3/2 हो गया। ठीक है ना, जो भी निकला जे का वैल्यू कुछ तो निकल जाएगा ना। तो जे का वैल्यू जैसे, सॉरी जे नहीं, जी का वैल्यू कुछ भी निकलेगा तो आपके पास म्यू जे का फॉर्मूला है क्या आपको, जी रूट अंडर जे +1। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दी। जे का वैल्यू 5 है और जी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, ये -85 है। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो म्यू का वैल्यू आप यहाँ पर जी का वैल्यू पुट करना, जे का वैल्यू पुट करना, तो आपको यहाँ म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक मोमेंट टफ है क्या? टफ नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़ क्या है, म्यू इक्वल टू √NN+2, इसलिए आपको ये चीज़ें लगता है कि सर टफ है। टफ ऑफ कुछ नहीं है। चलो देखो एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, गैडोलिनियम +3। गैडोलिनियम +3, सोचो, उंगली भी जोड़ो, देखो कहाँ है गैडोलिनियम। देखो लेंथनम, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, देखो यहाँ इस जगह पे है। चलो ठीक है, F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, देखो समझो ना बात को। देखो यहाँ है ना, देखो सीने लेंथनम सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, देखो यहाँ था ना, यहाँ लेंथनम है, लेंथनम सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, देखो इस जगह पे गैडोलिनियम यहाँ पर है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या हो गया कि F7 है आपके पास। क्या हो गया, F7 हो गया। अब F7 के साथ खराबी क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 एक साथ F7 हो गया ये आपका। देखो जैसे ही F7 हुआ तो भाई साहब इसका L तो 0 हो गया, देखो L तो खत्म हो गया, लेकिन स्पिन क्या हो गया, स्पिन हो गया आपको क्या 7/2, देखो स्पिन 7/2 हो गया। L 0 हो गया, स्पिन आपका 7/2। अगर स्पिन 7/2 हो गया तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, तो चलो आपके पास बचा कि भाई स्पिन हो गया, L हो गया, और आपके पास क्या करना है आपको, तो आपको जो J निकालना है। जब आप J निकालोगे तो J L+S निकालो चाहे L-S निकालो, बात एक ही आएगी। देखो ना, आप L+S निकालो चाहे L-S निकालो, एक ही चीज़ आएगी। 0 + 7/2 चाहे 0 - 7/2, और मोड लगा हुआ है, तो J का वैल्यू क्या हो गया 7/2 हो गया। और अगर J का वैल्यू 7/2 हो गया तो अब G निकालो सबसे पहले। G = क्या होता है आपको 3/2 प्लस क्या आपको S+1 -L L+1 डिवाइडेड बाय 2J J+1, ही था ना, सब लोग जाहिल। अब यहाँ पर क्या करो, S का वैल्यू पुट करो, J का वैल्यू पुट करो, L का वैल्यू पुट करो। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, G निकल जाएगा। और जैसे ही G निकले तो म्यू J का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, G रूट अंडर क्या आपको J+1, और इस तरह से आपका जो म्यू J है वो निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा आप उसे डरिए मत, बहुत आसान है, रिलैक्स ब्रेन से करोगे तो तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे उठा लेते हैं, मान लो जैसे उठा लेते हैं डायस्प्रोशियम +3 dy+3। अब dy+3 तो भाई सोचो, देखो यहाँ, देखो यहाँ हो गया लेंथनम, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, देखो यहाँ डायस्प्रोशियम इस जगह पे है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या हो गया F9। देखो मैंने आपको बताया था ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखो F9 होगा, इसका मतलब L+S आएगा यहाँ पर। चलो कोई ना, पहले F9 को निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9 हो गया। तो अगर F9 हो गया तो L का वैल्यू क्या हो गया भाई, सब खत्म हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा 2 बचा हुआ, देखो 3 और 2 5। अरे यार देखो ना, यहाँ +3 और भी है, -3 में भी है, जबकि यहाँ से -3 में, तो एक बच गया, 3 और 2 5, तो L का वैल्यू 5 हो गया। और क्या हो गया, स्पिन ये दोनों खत्म है, 1 2 3 4 5, तो स्पिन हो गया 5/2। तो क्या हो गया, L और S निकल गया। और आपको पता है कि J का फॉर्मूला क्या होता है, L+S, क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा है ना, तो हाफ फील्ड ज़्यादा होगा तो क्या हो गया, L+S हो जाएगा। और L+S हो गया तो क्या हो गया 5 + 5/2, तो क्या हो गया भाई आपको, तो 5 + 5/2 क्या हो गया, यानी कि आपको 15/2 हो गया, 7.5। तो J का वैल्यू आपको निकल गया। अब G का वैल्यू निकाल लो, G का वैल्यू क्या हो गया 3/2 प्लस क्या हो गया S+1 माइनस L+1 और डिवाइडेड बाय 2J J+1। इसको लगाओ, J का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ G निकल जाएगा। और जैसे ही G निकले तो म्यू J निकाल लेना, क्या
रूट अंडर क्या आपको जी जे प्लस 1 जैसे करोगे तो आपके पास म्यू जे का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चे लोग आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आप लेंथ एन प्लस 3 निकाल के देखो ना, इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ये फॉर्मूला भी तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, क्योंकि जब एफ में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो ना तो एस का वैल्यू आएगा ना तो आपको एल का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो जे वगैरह किसी का वैल्यू नहीं आएगा तो फिर आपको इस टाइप के किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो वैसे भी जीरो है, क्योंकि आप जब नॉर्मल तरीके से भी निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट वैसे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये लेक्चर था कि आपको इसी लेक्चर से सारे के सारे टॉपिक खत्म हो गए और आपको कुछ भी इसमें नहीं बचा जो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने कलर बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, मैंने क्वेंचिंग बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।